नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। रात के 8 बज चुके हैं। आज का मुद्दा आज हमारा मुद्दा है गुना में गदर। 24 सीटें और मध्य प्रदेश की 29 सीटों की अगर बात करें, तमाम सीटों पर जो लड़ाई है सियासी वो बहुत दिलचस्प होने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर अगर किसी सीट पर रहेगी तो वो है गुना सीट। उसकी वजह क्या है वो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए और उसके बाद तमाम सवाल और मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। इस बार भी केपी यादव जैसे ही कोई अच्छा योद्धा आएगा और बाकी समझ जाओ आप धूल चटाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कुछ दिन पहले गुना में केपी जैसा योद्धा उतारने की बात कही थी। क्या अब दिग्विजय सिंह जैसा महारथी गुना के गदर में सिंधिया को चुनौती देने वाला है? अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए गुना देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में तो शुमार होगी ही, दुनिया में भी इस महासंग्राम के चर्चे होंगे। शुरुआत में लोकसभा चुनाव न लड़ने की बात कह चुके दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर में एक सवाल के जवाब में कुछ ऐसा कह दिया जिसने सियासी आग में घी का काम किया। दिग्विजय ने गुना से चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि वो कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो आदेश करेगी उसका पालन करेंगे। हम तो कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता हैं, जो आदेश होगा उसका पालन होगा। उनके पुराने मित्र हैं, क्या बात है इसमें? हमसे भी कई लोग मिलते हैं। हम तो कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता हैं, जो आदेश होगा उसका पालन होगा। उनके पुराने मित्र हैं, क्या बात है इसमें? हमसे भी कई लोग मिलते हैं। दिग्विजय सिंह के गुना से उतरने की खबर के बाद राजा महाराजा की लड़ाई देखने को मिलेगी। चारों तरफ इसी की चर्चा है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर इसे राजा और जनसेवक की लड़ाई बता रहे हैं। ये लड़ाई एक जनसेवक और राजा की होगी। सिंधिया जी ने कभी भी अपने आप को महाराजा नहीं कहा है, उन्होंने अपने आप को जन सेवक का है। राजनीति को जन सेवा का एक आधार माना है। सिंधिया और राघोगढ़ घराने की लड़ाई की कहानी करीब 200 साल पुरानी है। अब अगर गुना के गदर में सिंधिया और दिग्विजय आमने सामने होंगे तो ये 24 की सबसे बड़ी लड़ाई हो सकती है। इशारा तो आ गया है, लेकिन तस्वीर तो कांग्रेस की अगली लिस्ट के बाद ही साफ हो पाएगी। सिंधिया तो बीजेपी उम्मीदवार बनाए जा चुके हैं। अब अगर दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान होता है तो गुना में गदर जरूर होगा। तो रिपोर्ट आपने देख ली और ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर गुना सीट से दिग्विजय सिंह मैदान में उतरते हैं तो ये सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीट हो जाएगी और ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होगी। भले ही समर्थक ये कहें कि एक तरफ जनसेवक है और दूसरी तरफ राजा महाराजा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक तरफ वाकई में राजा है और दूसरी तरफ महाराजा है। अब देखना होगा कि गुना सीट पर यह लड़ाई कितनी दिलचस्प होती है। समझते हैं बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएं, चर्चा को शुरू करें। उसके पहले वो सवाल आप तक पहुंचा देते हैं। क्या दिग्विजय सिंह का बयान मध्य प्रदेश में दिग्गजों के उतरने का संकेत है? सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो संकेत दिग्विजय सिंह ने दिए हैं उसके बाद बाकी लीडर्स भी अब चुनावी मैदान में नजर आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, राजा और महाराजा की लड़ाई गुना को देश की हाई प्रोफाइल सीट बनाएगी। अब गौर करिएगा, ये मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश की हाई प्रोफाइल सीट हो जाएगी, क्योंकि पहली बार ये दोनों चुनावी मैदान में होंगे। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, पहले लड़ने से इनकार कर चुके दिग्विजय सिंह क्या सिंधिया को चुनौती दे पाएंगे? तो ये तीन बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा रहने वाली है। शुरुआत करते हैं, मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। मिलन भार्गव जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अजीत भदौरिया जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही मनोज सैनी जी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अजीत भदौरिया जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करती हूँ और सवाल सबसे पहले मेरा ये रहेगा कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया है उन्होंने कि वो गुना सीट से सिंधिया के खिलाफ उतर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या ये वाकई में होने जा रहा है? क्या हम दिग्विजय सिंह को देखेंगे गुना सीट पर सिंधिया के सामने? देखिए आदरणीय जया जी, दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल साफ स्पष्ट कहा है और पूरा, अगर आप दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल देखेंगे जब से उन्होंने राजनीति प्रारंभ की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही के रूप में
उन्होंने लगातार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति रही, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आदेश रहा, उसका अक्षरशः पालन किया। जो संकल्प उन्होंने लिया कि 10 साल तक कोई पद नहीं लेंगे, उसके बाद 10 साल तक उन्होंने कोई पद नहीं लिया। ये सब स्थितियां स्पष्ट हैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आदेश करेगा जहां से भी। पिछली बार आपने देखा था उनको भोपाल से आदेश हुआ कि भाई आपको भोपाल से चुनाव लड़ना है, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, परिणाम चाहे कुछ भी आए, परंतु कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में पूर्व में उन्होंने राज्यसभा का जिक्र किया था ना सर, इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि पूर्व में उन्होंने कहा था कि अभी राज्यसभा का 2.5 साल का कार्यकाल बाकी है, तो लोकसभा तो लड़ना संभव नहीं है, इसलिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपसे पूछना। देखिए आदरणीय जया जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि लोकसभा लड़ना संभव नहीं, उन्होंने ये कहा कि अभी मेरा राज्यसभा का कार्यकाल बकाया है। परंतु संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, केसी वेणुगोपाल जी राज्यसभा के अभी नवनिर्वाचित सदस्य हैं, हाँ। वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर नेतृत्व जिसको भी आदेश करेगा वो चुनाव निश्चित रूप से लोकसभा का देश में किसी भी जगह पे जाके लड़ेगा। अजीत जी छोटा सा जवाब दीजिएगा, बाकी मेहमानों का मैं रुख करूंगी। क्या बाकी नेताओं को भी फिर संकेत मिल गए हैं ऊपर से पार्टी की तरफ से कि आपको भी लड़ना है? जल्दी से सर। देखिए, जिसको उचित समझेगा राष्ट्रीय नेतृत्व या केंद्रीय चुनाव समिति उसको आदेश देगी। कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही आज वो कांग्रेस में काम कर रहा है, तो वो निश्चित रूप से उस आदेश का पालन करेगा। ठीक है, मिनल भार्गव जी कैसे देखेंगे अगर उतरते हैं दिग्विजय सिंह मैदान में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ? क्या कहेंगे आप? बीजेपी कैसे देखती है इसे, क्योंकि चुनौतियां तो आपको लगता है दोनों के सामने होंगी और 2019 में दोनों ही नेता हारे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण, भले ही अलग अलग सीटों से अलग अलग कैंडिडेट थे, उस समय तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में ही थे, लेकिन हारे हुए हैं। देखिए, पहले तो इस परिदृश्य को हमको समझना होगा। जिस चुनाव की हम बात कर रहे हैं वो है लोकसभा का चुनाव, और उसमें जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों का कालखंड देश को दिया और समर्पित किया जनता की सेवा के लिए, और भारतीय जनता पार्टी एक कमल का निशान पिछले 28 लोकसभा चुनाव को जीत चुका है, मध्य प्रदेश के 29 में से 28। अब रही बात 29वें कमल की, तो कमल वो भी खिल रहा है और कमल फिर से खिलेगा। और रही बात दिग्विजय सिंह जी, देखिए दिग्विजय सिंह जी के पीछे उनका कालरामे वाला बंटाढार वाला कालखंड है जो उनके पीछे लगा हुआ है। यदि वो चुनाव में उतरते हैं, जिस प्रकार से भोपाल में वो चुनाव लड़े थे पूर्व में और किस प्रकार से परास्त हुए थे, जनता ने उनको नकारा था क्योंकि उनकी छवि है, तो वो यदि चुनाव मैदान में उतरते तो ये मानिए आप कि जो जीत हम 5-7 लाख से जीतेंगे तो वो 2 लाख बढ़ाकर जाएगी, समझ के चलिए आप। क्योंकि मिस्टर बंटाढार यदि चुनाव लड़ते हैं तो वो सारे कालखंड उनके जो पीछे लगे हैं, उनके वो उलझलूल बयान, वो देश विरोधी बयान, हिंदू विरोधी बयान, वो सारे पीछे लगे रहेंगे और उनको कांग्रेस पार्टी के जो आखिरी ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे वो दिग्विजय सिंह जी करें। देखिए, जो गदर की आप बात कर रहे हैं, ये गुना में गदर नहीं हो रहा है, ये मध्य प्रदेश से लेके पूरे देश में गदर मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के जो दोहरा चरित्र है, देश विरोधी चरित्र, राम विरोधी चरित्र, सनातन विरोधी चरित्र, वो उजागर हो गया। और जिस प्रकार से उनके पीछे ये सब चीजें लगी हैं, उसमें दिग्विजय सिंह जी की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खासम खास सलाहकार राहुल गांधी जी के कहे जाते हैं। कोशिश करेंगे मिलन जी, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये चीजें दिग्विजय सिंह के पीछे लगी हैं या चुनावी मैदान में बीजेपी उन बातों को जनता के मन में डालने का प्रयास करेगी, उन्हें याद दिलाने की कोशिश करेगी? देखिए, प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। दिग्विजय सिंह जी इस देश विरोध में कुछ ना बोले, ऐसा हो नहीं सकता। इस हिंदू संस्कृति को गाली ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। आतंकियों के और नक्सलियों के समर्थन में कुछ ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मान के चलिए। क्योंकि उनकी राजनीतिक विरासत है, उनको भारत को गाली देना है, राम का विरोध करना है, हिंदू को आतंकी कहना है। ये पूरा जो हिंदू आतंकी के स्क्रिप्ट राइटर यदि कोई था तो वो दिग्विजय सिंह जी थे। ये देश को मालूम है, अच्छे से मालूम है। ये भोपाल की जनता ने भी इसको नकारने का काम किया था और दिग्विजय सिंह जी को घर भेजा था। अब पीछे के रास्ते से राजनीति जरूर कर रहे हैं, हाँ। लेकिन उनमें भी हिम्मत नहीं है कि वो चुनाव लड़कर जीत सके, इसलिए उन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए थे। अब कांग्रेस में चूंकि हो क्या रहा है, कार्यकर्ता घर बैठ गया है,
कांग्रेस का तमाम नेतृत्व असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहता। अब जीतू पटवारी जी जो अपने पार्टी के प्रति भावना रखते थे, पार्टी जाए तेल लेने, उस व्यक्ति को बागडोर जब से दी तो कार्यकर्ता ने भी ठान लिया कि अब पार्टी जाए तेल लेने और तुम भी जाओ तेल लेने, तो कार्यकर्ता निकलने को तैयार नहीं है। तो खोजे ढूंढे से कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये ऐसे बयान दे रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा यदि पार्टी तय करेगी। पार्टी में है कौन सा? पार्टी में सोनिया जी खुद पीछे के रास्ते से राजनीति कर रही हैं, राहुल जी कहां चले गए, वायनाड, ये सबको मालूम है। तो दिग्विजय सिंह जी यदि चुनाव लड़ते हैं तो ये चुनाव बहुत आसान होगा और हम और जितने बहुमत से जीत रहे हैं उससे आगे आकर जीतेंगे। ठीक है, यानी कि बीजेपी को तो बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा आप कह रहे हैं। मैं मनोज जी के पास जाऊं उसके पहले अजीत जी आपकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ी बातें मिलन जी की ओर से कही गई हैं कि जो इतिहास रहा है दिग्विजय सिंह के साथ बयानों का, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा और कांग्रेस को उतना ही नुकसान में डाल देगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो इसकी जेबी संस्था है, वो अगर सबसे ज्यादा घबराती है तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से घबराती है, दिग्विजय सिंह जी के सत्य से घबराती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, आरएसएस का कोई भी नेता दिग्विजय सिंह जी के द्वारा उठाए गए प्रश्नों को, यक्ष प्रश्नों को जवाब नहीं दे पाता, मुंह छुपा के कैमरों के सामने पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। ये वस्तु स्थिति है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी इस देश की राजनीति के वो राजनेता हैं जिन्होंने चाहे रामदेव के बारे में या किसी के भी बारे में जो भी बयान दिया है वो भविष्य में जाके सत्य निकला, सत्य साबित हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा अगर पेट में दर्द अगर किसी की बात से होता है तो वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी हमेशा सत्य को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का और दिग्विजय सिंह का तो फेवरेट टॉपिक भी है सर, बहुत फेवरेट टॉपिक है, बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है बीजेपी और आरएसएस, जिस पर हमेशा ही वो बयान देते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास सर, मनोज जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मनोज जी, अगर गुना से ये दोनों बड़े चेहरे बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने होते हैं तो ये लड़ाई कितनी दिलचस्प हो जाएगी सर? देखिए, लड़ाई तो बड़ी दिलचस्प हो ही जाएगी, दोनों का क्षेत्र है वो। हाँ। गुना में राघवगढ़ आता है और राघवगढ़ बेसिकली दिग्विजय सिंह का गढ़ ही कहा जाएगा। वहां से उनको राजा, जैसे राजा कहकर यदि पुकारते हैं तो उसकी वजह है वो राघवगढ़ में रहते हैं। दूसरी तरफ यदि पूरी सियासत रियासत की हम बात करते हैं तो वो सिंधिया घराने की रियासत रही और उसी रियासत में गुना भी आता रहा है। लगातार शिवपुरी गुना से सिंधिया परिवार ही जीतते चुनाव आया है। राजमाता सिंधिया की बात करें या फिर माधवराव सिंधिया की बात करें, उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के, लेकिन 2019 में तस्वीरें बदली थी वहां से। इसका मतलब यह है कि मतदाता किसी एक का होगा ऐसा नहीं होता, मतदाता तो मतदाता होता है। वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा। फर्क इतना था कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। राजमाता जी जब थी संघ से जुड़ी रही और भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा हैं ये लोग, राजमाता या कुशाभाऊ ठाकरे, तो उस दौर से वो बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन बीच में एक बार जातिगत समीकरण कहें या मोदी की लहर कहें कि वो हाथ से चले गया और केपी यादव वहां से चुनाव जीतने में सफल हो गए। अब जो चर्चा चल रही क्या दिग्विजय सिंह वर्सेज ज्योतिरादित्य सिंधिया होगा, तो इसकी उम्मीदें हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि 163 सीटें विधानसभा में उन्होंने अपनी गवाई, यानी बीजेपी बहुत जोरदार बहुमत के साथ जीती। ऐसे में कुछ सीटें, कुछ प्रयोग उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी किया, तो उम्मीदें ज्यादा बंध जाती है कि दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो। कमलनाथ ने तो साफ मना कर दिया। दिग्विजय सिंह जी को भी आपने देखा होगा, पहले उन्होंने बात कुछ और कही थी, लेकिन आज उन्होंने कहा कि पार्टी, और वो पार्टी के वफादार सिपाही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और इसीलिए उन्होंने कहा। लेकिन ज्योतिरादित्य वर्सेस दिग्विजय सिंह चुनाव होता है तो अब तक का सबसे दिलचस्प चुनाव होगा, पर इसकी उम्मीदें इसलिए भी नहीं है क्योंकि अरुण यादव की चर्चा भी बीच में चल रही है। अरुण यादव की वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई है, तो अरुण यादव या दिग्विजय सिंह ये तो मानकर चलिए, लेकिन गुना का लोकसभा चुनाव इस बार बहुत अलग होगा। वैसे वो बीजेपी का गढ़ है और लगातार बीजेपी वहां से चुनाव जीतती रही है। अब क्या होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो वो चुनाव जीते। हमने देखा कि माधवराव सिंधिया चुनाव जीते, जब राजमाता सिंधिया का वो गढ़ बना था उस दौर से चीजें बदली थी, पर 2019 में तस्वीर बदल गई थी। इसलिए मतदाता के मन में क्या है ये तो मतदाता जानेगा, पर दिग्विजय सिंह यानी राजा वर्सेस महाराजा होता है
तो फिर अब तक का सबसे दिलचस्प चुनाव होगा। लेकिन उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो आज अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए। बिल्कुल, कांग्रेस अभी पीछे चल रही, 10 सीटें ही और घोषित उसी कर का पाई। इंतजार करना बहुत जरूरी है सर कि ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होती है, और अगर ये दो चेहरे नजर आएंगे तो फिर तो बात शायद इस सीट को लेकर कुछ और ही हो जाएगी। मिलन जी, लेकिन जिन बातों का मनोज जी ने जिक्र किया है, और अगर मैं समझना चाहूं 2019 को थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलती हूँ, 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था एक क्षेत्रीय नेता ने ही। अब ऐसे में अगर एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का सामने आता है बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने, तो आपको नहीं लगता कि सिंधिया की और बीजेपी की चुनौतियां और बढ़ जाएंगी अगर आप 29 के 29 का टारगेट लेकर चल रहे तो? देखिए, पहले ही मैंने अपने वक्तव्य में कहा था, ये लोकसभा का चुनाव बहुत अलग है, इसमें कमल का निशान बहुत मजबूत है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है वैश्विक स्तर पर हो गई है। ये देश से भी विश्व में जिस प्रकार से लोकप्रियता हासिल करके प्रधानमंत्री मोदी जी की जो छवि है, उसके इंच भर भी कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जिस प्रकार की छवि बन गई देश विरोधी, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश विरोधी हो गई है। तो ये चुनाव बड़ा लोकप्रिय है। चेहरा लेकर जाने वाले हैं या प्रत्याशियों का जिक्र करेंगे? देखिए, प्रत्याशी महत्वपूर्ण होता है, निश्चित रूप से उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जिस हम बात कर रहे हैं, चूंकि भी पार्टी वर्सेस पार्टी का चुनाव है, बड़ा चुनाव होता है, जितना नीचे के चुनाव लड़ेंगे उसमें प्रत्याशी आधारित होता है, लेकिन जितना बड़ा चुनाव होता है, व्यापक होता है, उसमें 8 विधानसभाएं होती है एक लोकसभा क्षेत्र में, और प्रत्याशी महत्वपूर्ण होता है निश्चित रूप से। तो भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार, जवाबदार और छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी वो हिम्मत हिमाकत रखता है कि वो पार्टी का नेतृत्व कर सके और प्रतिनिधित्व कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कई बार कर दिखाया है, अपने सामान्य कार्यकर्ता को भी मौका दे के सदन में जनता की आवाज रखने का मौका दिया। और भारतीय जनता पार्टी तो वो फैक्ट्री है जो कार्यकर्ताओं को नेता बनाती है, वो प्रशिक्षित करती है, वो जनता के बीच सतत संपर्क कराती है, काम कराती है। ये कार्यों के आधार पर बार बार साबित हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी में जिस विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली थी, उस विचार को लेकर आज चरितार्थ करती हुई दिख रही है। यही कारण है कि लोकप्रियता में भारतीय जनता पार्टी बहुत कोसों आगे निकल गई, कांग्रेस पार्टी छू भी नहीं पा रही है। आज प्रत्याशी में हम लोग देखिए घोषित कर चुके हैं। आज कांग्रेस पार्टी में चर्चा चल रही है कौन लड़ेगा, लड़ेंगे नहीं राजा भैया, अरुण यादव जी खरगोन से वहां से निकल कर आएंगे कि नहीं आएंगे, या राजा साहब तैयार होंगे। ये कोई तैयार नहीं हो रहा, वहां खोजे ढूंढे से प्रत्याशी इनको लोकल स्तर पर नहीं मिल रहे हैं। आज भी ये आयातित करने की स्थिति में है, नेताओं पर नजर डाल रहे हैं कि कोई तैयार हो जाए, लेकिन ये जीतू पटवारी जी एक असफल नेता साबित हुए हैं, जैसे राहुल गांधी जी हुए थे। आप पर लगता है मिलन भार्गव जी, इस तरह के आरोप तो कांग्रेस आप पर लगाती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के आरोप में कोई गंभीरता नहीं है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रहे, वो आरोप लगाए, जनता के हित में बातें करे, विकास पे आधारित राजनीति करे, जनता के बीच निकलकर करे। कमरों में बैठकर राजनीति करना ये जीतू पटवारी जी और कांग्रेस की राहुल गांधी जी के लिए आसान है, लेकिन जमीनी हकीकत के साथ राजनीति करना, जनता की आवाज को रखना, ये प्रमुखता से होना सवाल उठाए उनका जवाब ले लेते हैं। अजीत भदौरिया जी, अगर दिग्विजय सिंह उतरते हैं गुना सीट से मैदान में, क्योंकि 2019 में भोपाल के समीकरणों को भी हमने देखा था, वहां पर थोड़ा सा ध्रुवीकरण, क्योंकि एक भगवा चेहरा बीजेपी ने उतारा था, और पूर्व में भी जिक्र कर चुकी हूं, जैसा कि मिलन जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह के बयानों और उनकी जो पुरानी ऐतिहासिक चीजें हैं उनका जिक्र बीजेपी लगातार करती है। अगर गुना सीट से इस बार दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उतरते हैं, उनकी छवि एंटी हिंदुत्व वाली है, और वैसे भी राममय माहौल इस वक्त चल रहा है जो बीजेपी लगातार कहती है, तो आपको नहीं लगता है कि चुनौतियां होंगी दिग्विजय सिंह के सामने? देखिए आदरणीय जया जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं मोदी जी की वैश्विक छवि के बारे में। आप देखिए, जो स्विस बैंक के काले धन को लाने की बात कर रहे थे, वो एसबीआई में डाटा नहीं दे पा रहा इलेक्ट्रल बॉन्ड का। ये भारत की स्थिति, नरेंद्र मोदी जी की वैश्विक छवि। आसपास के जितने छोटे भी देश है ना, चाहे वो नेपाल हो, म्यांमार हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, यहाँ पर चाइना और अमेरिका ने अपनी सुविधा के अनुसार, समय को ध्यान में रखते हुए इसी टॉपिक पर चर्चा करें। ये वैश्विक छवि। और जहाँ तक गुना के संदर्भ की हम बात कर रहे हैं आदरणीय जया जी, तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को मैं देख रहा हूँ, मैं उसी लोकसभा का वोटर हूँ, ये स्पष्ट करना पड़ रहा है कि केपी यादव जी का टिकट क्यों काटा उन्होंने। ऐसी क्या कमी थी केपी यादव जी में? क्या उनकी उम्र हो गई थी, या उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप था? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करती आपने देवाशीष जरारिया का टिकट क्यों काटा सर? आपने क्यों काटा? टिकट काटना क्या पार्टीज में इतना बड़ा हो जाता है? क्यों काटा आपने? देखिए अब ये क्रॉस क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी स्टडी कर लिया करिए। सर क्या स्टडी बताइए ना, वो तो खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए।
देवासी जरारिया हारे हुए प्रत्याशी हैं। हाँ, और लेकिन वो तो केपी यादव पोस्ट कर रहे सिटी थे मेंबर ऑफ सर, वो तो पार्लियामेंट मांग है, रहे थे सिटिंग। टिकट आपसे। भारतीय जनता अरे यार, चलिए ठीक है, आप बात कर लीजिए सर, अपनी बात बोलिए, पूरी कर प्लीज। लीजिए। ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए मैं सर। ये कह रहा हूँ, आपको क्या दर्द हो रहा है? भारतीय जनता सर, मुझे पार्टी कोई के दर्द नहीं हो रहा है सर, कार्यकर्ता, निवेदन कर रही हूँ, नेता ऐसे को आरोप जवाब मत देना लगाइए। पड़ रहा है। मुझे एक- किसी एक प्रकार की बोले, कोई आप तकलीफ सुन नहीं है, तो ली। बीजेपी जो अरे आरोप लगा रही है, मैं यार, बात आप- कर रही हूँ। ठीक है सर, अपनी बात पूरी कर लीजिए। चलो आप कर अजीत लो, जी, आप- अजीत जी, अगला क्वेश्चन जया कर का लो। मतलब ये है कर टिकट लीजिए, तो आप कर भी लीजिए। काटते हैं, वो आप भी भी काटते काटते हैं हैं। ना सर, मैं यही चलिए। कह रही हूँ आपसे। नहीं, आप पूरी डिबेट देखें। सुनिए मनोज जी, मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं कि भारतीय करिए। जनता पार्टी को जवाब देना पड़ रहा है एक एक गांव में जाके, गुना शिवपुरी की लोकसभा में, कि भाई केपी यादव जी का टिकट क्यों काटा। भारतीय जनता पार्टी खुद ही पसोपेश में है, क्या कारण है? अब आप कह रही देवासी जरारिया, अरे देवासी जरारिया केपी यादव में अंतर है आदरणीय ठीक है। जया जी, तो वो आप हारा ये हुआ कहिए सर प्रत्याशी कि अंतर है। ये सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। मनोज जी, ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास, आपको और मौका दे दूंगी, मैं आती हूँ आपके पास। मनोज जी, आपसे जरा समझना चाहूंगी, क्योंकि दोनों ही दिग्गज, अगर हम सिंधिया जी की बात करें, और सर मैं लौटूंगी आपके पास, सिंधिया जी की अगर बात करें या दिग्विजय सिंह जी की बात करें, एक ही दल में जब वो थे तो रेल की पटरी की तरह थे, साथ में जरूर थे, लेकिन उस तरह से उनके रिश्ते कभी नजर नहीं आए। और अब तो विपरीत दलों में हैं, अगर आमने सामने होते हैं तो आपको क्या लगता है सर, कितना माहौल बन पाएगा? और इसके साथ ही अगर हम सीटों की बात करें तो ये केवल गुना सीट तक सीमित नहीं रहेगा, बाकी सीटों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हमें इतिहास देखना पड़ेगा, अदावत बड़ी पुरानी है राजा और महाराजा की, ये चुनाव में भी दिखाई देगी। और निश्चित रूप से देखिए, जब कोई बड़ा लीडर चुनाव मैदान में आता है, जैसे भले भोपाल से दिग्विजय सिंह जी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भोपाल में और गुना शिवपुरी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ की चीज़ों में बहुत फर्क है। गुना शिवपुरी से राघवगढ़ उनका लगा हुआ क्षेत्र है, पूरे क्षेत्रों में दिग्विजय सिंह अपना एक अलग पहचान रखते हैं। लेकिन ये जो वक्त है, ये अलग तरह का वक्त है। मोदी की जो बात कही जा रही, या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ी है, अभी आपने देखा कि सीएए जैसे कानून भी लागू किए हैं, तो ये सब मुद्दों को लेकर जाने वाली ज्योतिरादित्य सिंधिया को जैसे ही वहाँ से, जैसे केपी यादव के चुनाव टिकट कटने की बात अजीत जी कह रहे थे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का अपना वो होता है कि उसको किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन केपी यादव को जब वहाँ से टिकट मिला तो गुना शिवपुरी के लोगों ने इस बात का एहसास किया। देखिए, कोई बड़ा लीडर होता है तो विकास की रफ्तार अलग होती है, वहाँ लोग अलग नज़रिए से देखते, तो हमें लगता है उन्होंने उस चीज़ को समझा होगा। इसीलिए दिग्विजय सिंह भी यदि मैदान में आते हैं तो बहुत ही कड़ी टक्कर होगी। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना वर्चस्व है, जैसा मैंने कहा, राजमाता सिंधिया वहाँ से चुनाव लड़ती रही है, उनके पिता का अपना वर्चस्व रहा, तो वहाँ सिंधिया घराना चलता रहा, पार्टी नहीं चली। लेकिन बीच में वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतकर आई मोदी की लहर में, और केपी यादव जैसे, और जातिगत समीकरणों को देखें तो जरूर निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह आएंगे तो दिग्विजय सिंह का अपना क्षेत्र होगा। केपी यादव का टिकट कटना, यादव बाहुल कुछ क्षेत्र है वहाँ का, उसका असर निश्चित रूप से, उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। यदि अंदरूनी तरीके से ये सब होता है तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। लेकिन ये सब अभी इंतज़ार है, कांग्रेस का ऐसा करेगी क्या? कांग्रेस अरुण यादव को वहाँ से पहुँचाएगी? केपी यादव को लेकर भी आपने देखा कि उमंग सिंगार और जीतू पटवारी ने कह दिया था कि उनका स्वागत है, तो ऐसा तो नहीं कुछ और नया दिख जाए। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन बहुत राजा महाराजा आते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है, दिलचस्प चुनाव। बिल्कुल। मिलन भार्गव जी, लास्ट रिएक्शन, फिर मैं अजीत जी के पास लौटूंगी, क्योंकि बयानों में लगातार दिग्विजय सिंह के आरएसएस और बीजेपी रहा है, तो क्या उनके बयान भी आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं, या बीजेपी अगर मैदान में उतरते हैं दिग्विजय सिंह तो परेशानी बढ़ सकती है पार्टी की? मैंने पहले ही कहा था जय जी, चुनाव बहुत आसान है, क्योंकि हमने काम कर दिखाया। जनता के बीच 24 घंटे 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सतत संपर्क में रहता है, सक्रिय रहता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो केपी यादव जी की बार बार बात की थी कि केपी यादव जी बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत मजे हुए राजनेता हैं, और हमारे पार्टी में क्या उनकी भूमिका होगी पार्टी स्तर पर तय हो जाएगा। और बहुत जल्द आपको दिखेगा केपी यादव जी भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए आपको भी नजर आएंगे। लेकिन हम एक इस चर्चा में सबसे ज्यादा जो भूल रहे हैं इस चर्चा में, कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, और यादवों के रूप में यदि आप उनको मानेंगे, देश में सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत के साथ रूबरू होकर अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से एक मजदूर का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो ये मानकर चलिए कि कोई नाराजगी नहीं है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रखिए, ये चुनाव हम बहुत बहुमत के साथ जीतेंगे। अजीत जी जल्दी से। जी, मैं मिलन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि मोहन यादव जी यादव बात से बाहर नहीं निकल के आ पा रहे।
चाहे वो अपनी सेक्रेटरीट का बात हो, चाहे पुलिस अधीक्षक, नहीं यादवों की तो आप बात कर रहे थे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो तो सबके नेता हैं। अजीत भाई, आप तो दिग्विजय सिंह जी को बुलाइए, क्योंकि आप उनके समर्थक कहे जाते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि उनको बुलाइए, क्योंकि उनका जो काला कारनामे वाला कालखंड है उसको दोहराएंगे हम। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े थे, बहुत धन्यवाद सर। समय की मेरे पास कमी है, अजीत जी माफ करिएगा, समय थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुना सीट की अगर हम बात करें तो ये दोनों दिग्गज जो पहले एक ही पार्टी में हुआ करते थे और अब दोनों अलग अलग दलों में हैं, और ऐसे में ये लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। संकेत दिए हैं दिग्विजय सिंह ने, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन तस्वीर तभी साफ होगी जब कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर देगी और यहां से गुना सीट से दिग्विजय सिंह का नाम अगर सामने आता है तो। लेकिन ये तय मानिए कि अगर ये दोनों दिग्गज आमने सामने होंगे तो देश की वाकई में हाई प्रोफाइल ये सीट होगी, और नेताओं के लड़ने से, राजा महाराजाओं के लड़ने से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। फायदा किस पार्टी को होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इसी के साथ हमारा आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा आगे देखिए आप, भ्रष्टाचार पर साए सख्त, हमारे सहयोगी ललित खारपुरे के साथ। नमस्कार।